अभी बेटा अपन बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड की संरचना और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं किस प्रकार से बनती हैं, उनकी संरचनाएं। ठीक है, साथ में हमने देखा था कि डीएनए की जो संरचना होती है, डीएनए की संरचना के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं या एक दूसरे के पूरक होती हैं। इसमें एक 3' to 5' और दूसरी 5' to 3' थी। दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं थी, एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी हुई थी और ये हाइड्रोजन बंध नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य लगे हुए थे। ये हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटाओ, ये तो हमने बात की पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटाओ आज डीएनए की संरचना की। तो देखो बेटाओ, डीएनए की जो संरचना है वो लगभग हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को आपस में जोड़कर। ठीक है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बेटा फ्रैंकलिन और दूसरे का नाम था बिल्किंस। फ्रैंकलिन व बिल्किंस ने सबसे पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा डीएनए की संरचना को देखा था। ठीक है था, और इन्हीं की संरचना के आधार पर 1953 में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वाटसन और दूसरे का नाम था क्रिक। इन्हीं के फ्रैंकलिन व बिल्किंस की संरचना के आधार पर ही 1953 में वाटसन व क्रिक ने डीएनए की संरचना को बताते हुए डीएनए का एक द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि डीएनए की संरचना जो होती है वो द्विकुंडलित होती है। देखेंगे अभी अपन क्या है। तो इन्होंने डीएनए की संरचना के लिए कौन सा मॉडल दिया बेटा? द्विकुंडलित संरचना मॉडल दिया। ठीक, किसने? वाटसन व क्रिक ने। तो देखिए बेटा, वाटसन व क्रिक ने हमें क्या बताया डीएनए की संरचना के बारे में। तो वाटसन व क्रिक ने बताया कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचनाओं का बना हुआ होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये रही, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये रही। हमने देखा भी था इसको लास्ट वीडियो में। एक दूसरे के पूरक होती है 3' to 5' 5' to 3'। कैसे करते हैं इनका नामकरण सरों को वो हमने देख ही लिया था। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि डीएनए की संरचना में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं जो एक दूसरे के पूरक होती हैं और इनके बीच में नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य में क्या पाए जाते हैं बेटा? हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और हाइड्रोजन बंधों के द्वारा ही ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, देखिए और बताया, और क्या बताया इन्होंने बताया कि डीएनए की संरचना में डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शर्करा पाई जाती है, जो हमने अब तक देखा ही है। डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शुगर पाई जाती है। ठीक है, और देखिए, और इन्होंने बताया कि डीएनए की संरचना में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। क्लियर? चार, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। साथ में इन्होंने बताया कि एडेनिन जो होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एडेनिन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के किससे जुड़ेगा बेटा? थाइमिन से। तो उनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और बताया कि ग्वानिन हमेशा जुड़ता है बेटा साइटोसिन के साथ और इनके बीच में बनते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, देखिए एडेनिन क्या है बेटा? प्यूरिन है। हमने दो प्रकार के देखे थे ना। अब इसमें एडेनिन और ग्वानिन क्या है बेटा? ये दोनों तो कौन है? प्यूरिन। ठीक है, और थाइमिन और साइटोसिन कौन है बेटा? पाइरिमिडिन। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के पाइरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षारकों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के पाइरिमिडिन क्षारक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारकों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, थाइमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ेगा। वो भी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बेटा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ देख लिया था हमने। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे बेटा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि डीएनए की संरचना में डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शुगर पाई जाती है और नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। साथ में बेटा पाया जाता है हमारा कौन? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, और इन्होंने बताया कि ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, ये दोनों श्रृंखलाएं डीएनए की, ये दोनों श्रृंखलाएं
एक दूसरे के साथ कुंडलित रहती हैं, तभी तो कहा द्विकुंडलित, द्वि रज्जु की है वह द्विकुंडलित। इसमें बेटा रज्जु कितने हो गए, स्टैंड कितने हैं इसके अंदर, 2 हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड संरचना है, यानी कि इसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कितनी बेटा, 2। ठीक है, और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो कैसी होती है बेटा, आपस में कुंडलित होती हैं। कैसी होती हैं ये, कुंडलित। ये इस श्रृंखला का 3 डेसेंट सरा और ये श्रृंखला का 5 डेसेंट सरा, ये श्रृंखला का 5 डेसेंट सरा, ये श्रृंखला का 3 डेसेंट सरा। ठीक है, तो देखो बेटा ये दोनों श्रृंखला कैसी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। 2 रज्जु पाए जा रहे हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जा रही हैं हमारे डीएनए के अंदर, और ये कैसी होती है, आपस में बेटा कुंडलित होती हैं। ठीक है, और इनका ये जो कुंडलन होता है बेटा, ये जो हमारा डीएनए होता है, ऐसे डीएनए के अंदर इनका कुंडलन सामान्यतः अधिकांशतः दक्षिणावर्त होता है, यानी कि क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है बेटा, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त कुंडलन होता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो डीएनए है, अभी हम इनको देखेंगे, ये डीएनए बेटा 4 टाइप के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। क्या अंतर होते हैं मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो आप तो इतना देखें कि ये जो ए, बी और सी और डी डीएनए जो होते हैं, इनमें जो कुंडलन पाया जाता है वो पाया जाता है बेटा क्लॉकवाइज। ठीक है, जबकि जो जेड डीएनए होता है इसमें कुंडलन पाया जाता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हिंदी में कहें तो वामावर्त। तो बार्सन में क्रिक ने हमें क्या बताया बेटा, बार्सन में क्रिक ने बताया कि डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसी होती है बेटा, कुंडलित होती हैं, एक दूसरे के द्वारा किसके द्वारा जुड़ी होती है बेटा, नाइट्रोजन क्षारों के मध्य बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है था, एक दूसरा नाइट्रोजन क्षारों के मध्य बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्डों के साथ एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई रहती हैं। कंपोनेंट्स इसके ये डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, 4 नाइट्रोजन बेस एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन और एक फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलकर, सॉरी एक और फॉस्फोरिक एसिड, इन 3 कंपोनेंट्स के साथ से मिलकर के हमारा ये डीएनए जो है बेटा ये बना हुआ होता है। ठीक है, कुंडलित होता है। कुंडलन ए, बी, सी और डी डीएनए के अंदर, ये टाइप है डीएनए के, इन 4 प्रकार के डीएनए के अंदर तो कुंडलन जो होता है कैसा होता है बेटा, क्लॉकवाइज। जबकि अगला टाइप जो जेड डीएनए है उसके अंदर ये कुंडलन कैसा होता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये संरचना हमें बताई बेटा किसने, बार्सन व क्रिक ने। ठीक है, देखिए अब इस डीएनए में बार्सन व क्रिक ने इस डीएनए के कुछ फैक्ट बताए, उनके बारे में बात करें। ठीक है, तो बार्सन व क्रिक ने बताया कि ये जो हमारे डीएनए है, इस डीएनए का जो व्यास होता है, व्यास यही होगा इस डीएनए का, यानी कि इसकी चौड़ाई। ठीक है, इस डीएनए का व्यास होता है बेटा, यहां लिख दूं मैं इसको, डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखिए, और ये जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए में जो कुंडलन पाए जाते हैं, तो एक कुंडलन की लंबाई, देखो हमें तो ध्यान रखना, कुंडलन ये नहीं है कि इतना सा एक कुंडलन हो गया, यहाँ इसको एक कुंडलन कह रहे, नहीं, ये एक कुंडलन नहीं है बेटा। कुंडलन किसे कह रहे हैं अपन, डीएनए का, यहाँ इस आधे से लेकर के ये यहाँ पर कुंडलन, और फिर अगला आधा ये वाला भाग। ठीक है, तो ये जो पूरा भाग मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्क किया है, ये क्या बेटा, डीएनए का एक कुंडलन। और डीएनए के एक कुंडलन की जो लंबाई होती है बेटा, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी है बेटा, ये 34 एंगस्ट्रॉम, व्यास 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एक कुंडलन में जो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एक कुंडलन में नाइट्रोजनी क्षार जो पाए जा रहे हैं बेटा, एक कुंडलन में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या होती है 10। कितनी, 10। ठीक है, तो देखो बेटा, जब 34 एंगस्ट्रॉम की लंबाई में 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो 2 नाइट्रोजनी क्षार जो हैं एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के, ध्यान रखना है, एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के 2 नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य की दूरी, ये वाली दूरी नहीं, एडेनिन थाइमिन के बीच की दूरी की बात नहीं कर रहे अपन, एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में पाए जाने वाले 2 नाइट्रोजनी क्षार,
एडिनिन और ये ग्वानिन, एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में है। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है, तो इनके बीच की दूरी होती है बेटा 34/10 बराबर 3.4 एंगस्ट्रॉम। आई बात समझ में? तो दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। आई बात समझ में? कैसे बता रहा हूँ? एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के दो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि एक ये जो हमारा एक कुंडलन है इसकी लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम, और उसमें कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जा रहे हैं बेटा? 10। तो 34/10 बराबर 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं जो हैं इनके मध्य में, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो हैं इनके मध्य में ये जो दो नाइट्रोजन क्षार पाए जा रहे हैं, ठीक है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एडिनिन और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का थायमिन। ठीक है, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षारों के मध्य की जो दूरी होती है बेटा वो होती है 2.8 एंगस्ट्रॉम से 3 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, दोनों अलग अलग, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अलग, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अलग। तो इन दोनों के जो नाइट्रोजन क्षार हैं इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है बेटा? कितनी होगी? 2.8 एंगस्ट्रॉम से 3 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, जबकि एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के दो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य की दूरी कितनी है बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। चलिए और देखिए, हमें पता है ये नाइट्रोजन क्षार किससे जुड़े होते हैं? हमारी पेंटोज शुगर से। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर इस डीएनए के अंदर दो पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजन क्षार जुड़ रहे हैं तो यहाँ पेंटोज शुगर होगी बेटा, यहाँ भी पेंटोज शुगर होगी। ठीक है, तो दो नाइट्रोजन क्षार, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की जो हमारी पेंटोज शुगर होती है, ये इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर पाई जाएगी डीएनए तो। ठीक है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की पेंटोज शुगर। ठीक है, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की जो पेंटोज शुगर होती है इनके बीच की जो दूरी होती है बेटा वो होती है 11.1 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की पेंटोज श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 11.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और देखिए बेटा यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारी पेंटोज शुगर, ठीक है, और पेंटोज शुगर से कौन जुड़ता है बेटा? हमारा कोई भी नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से जो नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है, ठीक है, तो पेंटोज शुगर के पहले कार्बन और नाइट्रोजनी क्षार के मध्य में ये जो कोण बनता है बेटा इस कोण का मान होता है 51 डिग्री। हरी बात समझ? ठीक है, तो 51 डिग्री क्या होगा बेटा? कोण का मान हो गया। और देखिए बेटा ये जो हमारा डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए का जो अणुभार होता है, डीएनए का अणुभार, तो डीएनए का अणुभार होता है बेटा 10⁶ से लेकर के 10⁹ डाल्टन, 10⁶ to 10⁹ डाल्टन। ठीक है, तो देखो बेटा ये कुछ फैक्ट थे जो हमने अभी डीएनए के बारे में देखे। क्या देखा अपन ने? मैं इसको क्लियरली लिख देता हूं। देखिए हमने देखा अभी तक कि डीएनए का व्यास जो है बेटा वो कितना है? होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अभी अलग अलग होगा, अलग अलग डीएनए में बताऊंगा अभी आपको। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई, डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है बेटा? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और क्या देखा हमने? एक कुंडलन में नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या कितनी बेटा? 10। ठीक है, यानी इधर वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पर भी 10 नाइट्रोजनी क्षार और इधर वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पर भी 10 नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, और देखिए बेटा एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य की दूरी कौन सी? ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है तो इसी के दो नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से? एडिनिन और ग्वानिन। ठीक है, तो इनकी दूरी कितनी होगी बेटा? टोटल लेंथ कितनी है एक कुंडलन की? 34, और टोटल नाइट्रोजन क्षार कितने बेटा? 10। तो कितनी होगी बेटा? दो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जबकि
पूरक यानी कि अलग अलग, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला और ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो देखो बेटा, पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य की दूरी जो होगी वो कितनी है बेटा, यानी कि एडिनिन और थाइमिन के बीच की दूरी, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की अलग अलग न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षार है तो इनके बीच की दूरी, ठीक है। ऐसे ही ग्वानिन और साइटोसिन के बीच की दूरी, ठीक है। तो पूरक यानी कि अलग अलग नाइट्रोजन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षारों के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है बेटा, हमारी 2.8 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3.0 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और हमने क्या देखा बेटा कि जो पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो हैं, ठीक है, पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हमारी श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, इनके पेंटोज शुगर की एक दूसरे से दूरी, ठीक है, एस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की पेंटोज शुगर और एस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की पेंटोज शुगर, ठीक है। तो इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की जो पेंटोज शुगर है उनके बीच की दूरी जो होती है वो होती है बेटा हमारी 11.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और देखिए जो हमारी पेंटोज शर्करा होती है, हमको पता है पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन पर कौन जुड़ता है बेटा, ये पेंटोज शुगर, ठीक है। और ये क्या जुड़ता है इसके ऊपर बेटा, नाइट्रोजनी बेस। तो पहले कार्बन पर जो नाइट्रोजनी बेस जुड़ता है तो नाइट्रोजनी बेस और पेंटोज शर्करा के बीच का जो कोण होता है उसका मान होता है बेटा कितना, 51 डिग्री, ठीक। साथ में हमने बात की कि डीएनए जो है बेटा, डीएनए का अणुभार जो होता है वो होता है 10⁶ to 10⁹ डाल्टन, ठीक है। तो ये बेटा कुछ हमने डीएनए के फैक्ट देखे, डीएनए की संरचना को समझा, ठीक है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। ये हमने डीएनए के कुछ फैक्ट देखे बेटा। और देखिए इन्हीं डीएनए के इन्हीं फैक्टों के आधार पर, डीएनए के इन्हीं फैक्टों के आधार पर होता क्या है बेटा, इस डीएनए के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। ये जो हमने फैक्ट देखे हैं ये हमने देखे हैं बेटा बी डीएनए के। कौन से डीएनए के बेटा, बी डीएनए के, ठीक है। अब ए डीएनए जो होगा उस ए डीएनए में डीएनए का व्यास अलग होगा, शायद अप्रोक्स 19.1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो अलग अलग डीएनए में ये जो फैक्ट होंगे बेटा ये अलग अलग होंगे और इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम डीएनए के अलग अलग प्रकार बनाते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। इसकी टेबल में आपको अभी लास्ट में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन्हीं फैक्टों के आधार पर डीएनए कितने प्रकार का होता है बेटा, 5 प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की बेटा किसके बारे में, डीएनए की संरचना के बारे में, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं और नाइट्रोजनी क्षार कितने पाए जाते हैं बेटा हमारे डीएनए के अंदर, 4। कौन कौन से, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था चारगाफ, ठीक है। चारगाफ ने बताया कि ये एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन इनकी जो सांद्रताएं हैं या इनकी जो मात्राएं हैं एक डीएनए के अंदर वो निश्चित होती हैं, वो एक निश्चित नियम के अनुसार होती हैं, ठीक है। कैसे होती है देखिए, निश्चित नियम के अनुसार अभी अपन देखेंगे। तो चारगाफ ने बताया कि ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन एक दूसरे के ऊपर इनकी जो मात्राएं होती है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं और ये निश्चित अनुपात में या निश्चित मात्रा में एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। देखिए क्या बताया अभी देखते हैं। तो उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया, अपने इस नियम का नाम दिया चारगाफ का तुल्यांकी नियम। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं चारगाफ के तुल्यांकी नियम। देखो चारगाफ ने हमें क्या बताया, चारगाफ ने बताया कि एक ही जाति, ये ध्यान रखना है बेटा, एक ही जाति के यदि किसी भी जीव से, कोई भी जीव ले लें अपन, जैसे हम मानव हैं तो किसी भी मानव की बात करें, जाति क्या है हमारी, मानव है, ठीक है। तो हम मानव की बात करें, चाहे मेरी बात करें, चाहे आपकी बात करें, चाहे और किसी की बात करें, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल हम कर किसकी बात कर रहे हैं, मानव जाति की बात कर रहे हैं, ठीक। अब मानव की जाति में किसी भी जीव से को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो एक ही जाति के किसी भी जीव से, ठीक है, किसी भी जीव की कोशिका से यदि डीएनए लिया जाए, क्या लिया जाए बेटा, डीएनए लिया जाए, तो
हमें पता चलता है कि उस डीएनए के अंदर, एक ही जाति के अंदर बता रहा हूँ, उस डीएनए के अंदर प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार कौन से होते हैं हमारे, एडिनिन और ग्वानिन, तथा पाइरिमिडिन नाइट्रोजन क्षार कौन, साइटोसिन व थाइमिन। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि एक ही जाति के किसी भी जीव की कोशिका से यदि डीएनए लिया जाए तो उस जाति के सभी जीवों में प्यूरिन तथा पाइरिमिडिन इनकी जो सांद्रता होगी वो बराबर होगी। ठीक है, यानी कि हम मानवों के अंदर, चाहे किसी मानव की बात करें, चाहे मेरी बात करें, चाहे आपकी बात करें, एक ही जाति के जीव हैं अपन। ठीक है, तो एक ही जाति के जीवों में प्यूरिन और पाइरिमिडिन इन दोनों की जो सांद्रता होगी वो सभी जीवों के डीएनए में कैसी होगी बेटा, बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर एडिनिन ग्वानिन ज्यादा पाए जा रहे हैं और आपके अंदर एडिनिन ग्वानिन कम पाए जा रहे हैं, नहीं। अलग अलग जातियों में इनकी सांद्रता अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारी जाति कौन सी है बेटा, होमो। ठीक है, तो हम मानवों के अंदर, और हम दूसरी बात करें बेटा गधों के अंदर। ठीक है, तो मानव और गधों यानी कि हमारे डीएनए में और गधे के डीएनए में इन प्यूरिन और पाइरिमिडिन नाइट्रोजन क्षारक जो है इनकी सांद्रता अलग अलग हो सकती है, क्योंकि दोनों जातियां कैसी हैं बेटा, अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन एक ही जाति के सभी जीवों के अंदर हमारे प्यूरिन और पाइरिमिडिन जो होते हैं बेटा, नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन, इनकी सांद्रता एक ही जाति के सभी जीवों में कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। ठीक है, और क्या बताया, देखो उन्होंने चार ग्राफ ने इन्होंने बताया कि एक डीएनए में एडिनिन की मात्रा हमेशा थाइमिन के बराबर होगी और ग्वानिन की मात्रा हमेशा साइटोसिन के बराबर होगी। अरे बात समझ, क्या बताया उन्होंने कि एडिनिन जो है, किसी भी डीएनए की बात करें हम, तो किसी भी डीएनए में एडिनिन की मात्रा किसके बराबर मिलेगी बेटा, थाइमिन के बराबर मिलेगी, और ग्वानिन की मात्रा किसके बराबर मिलेगी बेटा, साइटोसिन के बराबर मिलेगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्योंकि हमने भी देखा है बेटा कि हमें पता है कि एडिनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ, और हमारा डीएनए जो है कैसा है बेटा, डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना हुआ है। तो यदि इधर ए एडिनिन है तो इधर हमें और भी हमेशा क्या मिलेगा बेटा, थाइमिन ही मिलेगा। ठीक है, इधर थाइमिन है तो क्या मिलेगा बेटा, उधर एडिनिन मिलेगा। इधर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन, इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन। ठीक है, तो हम भी कह सकते हैं कि हमेशा एडिनिन की जो मात्रा होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, थाइमिन के बराबर होगी, और ग्वानिन की जो मात्रा होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, साइटोसिन के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमें पता चला बेटा कि एक डीएनए के अंदर एडिनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। ठीक है, तो ये बेटाओ ये हमें बताया किसने, चारगाफ ने, और इस नियम को हम क्या कहते हैं, चारगाफ का तुल्यांकी नियम। क्या बताया उन्होंने कि एक ही जाति के डीएनए, एक ही जाति के सभी जीवों, एक ही जाति के सभी जीवों के डीएनए में प्यूरिन और पाइरिमिडिन की जो सांद्रता होती है वो कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। ठीक है, और दूसरा उन्होंने बताया कि एक ही डीएनए में, एक डीएनए में एडिनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होगी और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होगी। ठीक है, और देखिए एक और चीज कि एक जाति के जीवों में, एक जाति के जीवों में एडिनिन और थाइमिन का अनुपात, यानी प्यूरिन नहीं, एडिनिन और थाइमिन का अनुपात और ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात, ठीक है, ये एक निश्चित अनुपात में होंगे, निश्चित अनुपात में होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर एडिनिन थाइमिन ज्यादा पाया जा रहा है, आपके अंदर एडिनिन थाइमिन कम पाया जा रहा है, नहीं। अगर मेरे अंदर जो मात्रा एडिनिन थाइमिन की है वही मात्रा आपके अंदर एडिनिन थाइमिन की होगी, जो मात्रा मेरे अंदर ग्वानिन साइटोसिन की है वो मात्रा आपके अंदर भी ग्वानिन साइटोसिन की होगी, क्योंकि हमारी जाति कैसी है बेटा, एक। तो उन्होंने क्या बताया कि एक ही जाति के जीवों में, यहाँ तो उन्होंने प्यूरिन की बात की, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ तो किसकी बात की है, प्यूरिन की, एडिनिन ग्वानिन की सांद्रता साइटोसिन थाइमिन के बराबर होगी, ये तो उन्होंने यहाँ ये बताया है। ठीक है, तो देखो नया उन्होंने क्या बताया कि एडिनिन और थाइमिन जो है, एडिनिन और थाइमिन का अनुपात जो होगा, एडिनिन थाइमिन का अनुपात और ग्वानिन साइटोसिन का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा बेटा, निश्चित अनुपात होगा। एक जाति के सभी जीवों में कैसा होगा, निश्चित होगा। अलग एक ही जाति के जीवों में अलग अलग अनुपात में एडिनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन नहीं मिलेंगे। क्लियर, देखो बेटा, तो ये हमने बात की बेटा चारगाफ के तुल्यांकी नियम की, जिन्होंने हमें 3 फैक्ट बताए अभी तक केवल। प्यूरिन और पाइरिमिडिन की सांद्रता एक ही जाति के जीवों में कैसी होगी बेटा, बराबर। एक डीएनए के अंदर एडिनिन और थाइमिन की मात्रा बराबर, ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा बराबर। एक जाति के जीवों में एडिनिन थाइमिन का अनुपात और ग्वानिन और साइटोसिन का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा बेटा, निश्चित होगा। इतना हमने बात की।
और देखिए और क्या बताया हमें एलिमेंट चार्गाफ ने। देखिए चार्गाफ ने हमें बताया और कि ऐसे डीएनए, कैसे डीएनए बताओ, ऐसे डीएनए जिनमें एडिनिन और थाइमिन, कौन बताओ, एडिनिन और थाइमिन की मात्रा ग्वानिन व साइटोसिन से अधिक हो। कैसी हो बताओ, अधिक हो। ऐसा डीएनए जिसमें एडिनिन थाइमिन की जो मात्रा है वो ग्वानिन साइटोसिन से कैसी हो, कम हो, यानी कि उस डीएनए के अंदर एडिनिन थाइमिन तो कैसे पाए जा रहे हैं, ज्यादा, और ग्वानिन साइटोसिन कैसे पाए जा रहे हैं, कम। ठीक, अब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि साहब अभी तो आपने कहा था कि तो बराबर मिलते हैं, नहीं, एडिनिन और थाइमिन बराबर मिलेंगे, ग्वानिन और साइटोसिन बराबर मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों के जो अनुपात हैं वो बराबर नहीं होते, इन दोनों के अनुपात एक ही जाति के सभी जीवों में बराबर मिलेंगे। अनुपात अलग अलग हो सकते हैं एडिनिन थाइमिन और ग्वानिन व साइटोसिन के, लेकिन जो अनुपात होगा वो सभी जीवों के अंदर कैसा मिलेगा बेटा, अलग अलग मिलेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, मान के चलिए एडिनिन थाइमिन का अनुपात है बेटा 1:5 और ये ग्वानिन साइटोसिन का 1। ठीक है, तो एडिनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात क्या हुआ, 1:5 और 1। ठीक है, तो ये इस जाति के सभी जीवों के अंदर इनका अनुपात 1:5 और 1 ही मिलेगा, सभी जीवों के अंदर। ठीक है, अब एक ही जाति के जीवों में एडिनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी जीवों में यही अनुपात मिलेगा, यानी कि इनका अनुपात एक ही जाति के सभी जीवों में कैसा होता है बेटा, निश्चित। समझ आया? देखिए तो देखो बेटाओ, हम कह रहे हैं, चार्गाफ ने बताया कि ऐसे डीएनए जिनके अंदर एडिनिन थाइमिन की मात्रा जो है ग्वानिन व साइटोसिन से कैसी हो, अधिक हो, तो ऐसे डीएनए को हम कहते हैं बेटाओ एटी टाइप डीएनए। कौन सा डीएनए बोलते हैं बेटा उसको अपन, एटी टाइप डीएनए। और ये डीएनए मिलता है हमें यूकैरियोटिक सेल्स में। किसमें मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, दूसरा, ऐसे डीएनए जिनमें एडिनिन थाइमिन की मात्रा ग्वानिन व साइटोसिन से कम हो। ठीक है, यानी कि ग्वानिन व साइटोसिन की मात्रा तो कैसी हो बेटा, ज्यादा, और एडिनिन व थाइमिन की मात्रा कैसी हो बेटा, कम। आ रही बात समझ? यहाँ एडिनिन थाइमिन की कैसी थी, ज्यादा, और ग्वानिन साइटोसिन कैसी थी, कम, तो क्या कह दिया इसको, एटी टाइप डीएनए। यहाँ एडिनिन थाइमिन की कैसी है, की मात्रा कैसी है बेटा, कम, है, ग्वानिन साइटोसिन की मात्रा कैसी है, ज्यादा, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको कह देंगे अपन बेटाओ जीसी टाइप, जीसी टाइप डीएनए। ठीक है, और ये डीएनए जो मिलता है बेटा हमें, ये मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हमें बेटा चार्गाफ ने फैक्ट बताए। ठीक है, तो चार्गाफ के अनुसार डीएनए में इन नाइट्रोजनी क्षारकों की मात्रा के आधार पर ये कितने टाइप के हो सकते हैं, एटी टाइप डीएनए और जीसी टाइप डीएनए। एटी टाइप डीएनए कहाँ मिलता है बेटा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, में जीसी टाइप डीएनए कहाँ मिलता है बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। तो अब अपन देखेंगे बेटा इस चार्गाफ ने जो तुल्यांक के नियम दिया था, इसके आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन अभी। देखिए एक क्वेश्चन है कि किसी डीएनए में, कोई भी डीएनए है, उस डीएनए में एडिनिन की जो मात्रा है वो 30% है। कितनी है बेटा, 30%। ठीक है, तो उस डीएनए में साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी। आरी बात समझ में? कोई भी डीएनए है उसमें एडिनिन की मात्रा कितनी है बेटा, 30%, तो उसमें साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें एडिनिन की मात्रा दी गई है और साइटोसिन की मात्रा पूछी है। तो देखो बेटा ये हमें पता है कि डीएनए के अंदर कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जा रहे हैं, 4, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, 4 नाइट्रोजनी क्षार है। अब एडिनिन के 30% हमें बताया गया है। ठीक है, तो टोटल नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रतिशत होंगे, 100% होंगे। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन चारों मिलाकर कितने प्रतिशत नाइट्रोजनी क्षार होंगे, ऑब्वियसली 100% होंगे। तो चारों नाइट्रोजन क्षार कितने प्रतिशत है बेटा, 100%। ठीक है, अब इसमें से एडिनिन की मात्रा हमें दी हुई है। ठीक, एडिनिन की मात्रा कितनी है बेटा, 30%। ग्वानिन की नहीं पता, साइटोसिन की नहीं पता, थाइमिन की नहीं पता। ठीक है, टोटल कितने हैं, 100%। लेकिन अभी अभी चार्गाफ ने हमें बताया
कि एडेनिन की मात्रा किसके बराबर होती है बेटा, थाइमिन के बराबर, और ग्वानिन की मात्रा किसके बराबर होती है बेटा, साइटोसिन के बराबर। ठीक है, क्योंकि एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के, तो जितने एडेनिन उतने थाइमिन, और ग्वानिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ, तो जितने ग्वानिन उतने ही साइटोसिन। ठीक है, तो देखो बेटा हमें पता है एडेनिन की मात्रा किसके बराबर है बेटा, थाइमिन के बराबर। ठीक है, तो जब एडेनिन की मात्रा 30% है तो थाइमिन की मात्रा भी कितने प्रतिशत होगी, 30%। आ रही बात समझ? ठीक है, और ये हमें पता है कि जितनी मात्रा ग्वानिन की होगी उतनी मात्रा कितनी होगी, साइटोसिन की होगी। ठीक है, तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन की मात्रा निकालने के लिए हम एडेनिन और थाइमिन की मात्रा को 100% में से घटा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 100%। ठीक है, नाइट्रोजन चार्ज, उसमें से 30 और 30 60% क्या है बेटा, हमारे एडेनिन और थाइमिन। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा, कितने मिलेंगे, 40% हमारे क्या बच गए, ग्वानिन और साइटोसिन। आ रही बात समझ? टोटल 100%, एडेनिन और थाइमिन कितने हो गए बेटा, 30% 60%, घटा दें इनको 100% में से, कुल नाइट्रोजन चारों में से, तो ग्वानिन साइटोसिन की मात्रा कितनी बच गई बेटा, 40%। ठीक है, और ये हमें पता है ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, कि जितने ग्वानिन होंगे उतने कितने होंगे, साइटोसिन होंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, आधे आधे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं किससे बेटा, 2 से, तो क्या होगा, ग्वानिन भी कितने प्रतिशत, 20%, और साइटोसिन भी कितने प्रतिशत बेटा, 20%। आधी बात समझ? क्योंकि दोनों कितने कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर है तो उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्वानिन भी 20% और साइटोसिन भी 20%, तो हमें प्राप्त हो गया साइटोसिन की मात्रा कितनी बेटा, 20%। ठीक है, तो इस प्रकार से घुमा फिरा करके आपसे ये चारगाफ के आधार पर, चारगाफ के तुल्यांक के नियम के आधार पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा सेंट्रल डॉगमा थ्योरी। एक छोटा सा टॉपिक है सेंट्रल डॉगमा थ्योरी। देखिए क्या है सेंट्रल डॉगमा थ्योरी। सेंट्रल डॉगमा थ्योरी, देखो सेंट्रल डॉगमा थ्योरी क्या है बेटा, ऐसे प्रस्तावित किया था बेटा क्रिक ने, और क्रिक ने इस थ्योरी में बताया कि हमारा जो डीएनए है, ठीक है, और हमें पता है डीएनए के पास क्या है बेटा, डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएगा और हमारे लक्षणों का निर्धारण करेगा। ठीक है, तो डीएनए के पास क्या उपस्थित है बेटा, सूचनाएं उपस्थित है। क्या उपस्थित है डीएनए के पास, सूचनाएं। तो इन्होंने बताया कि डीएनए से जो सूचनाओं का जो प्रभाव होता है, डीएनए अपनी सूचनाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाता है, तो इन्होंने बताया कि डीएनए से सूचनाओं का जो प्रभाव होता है वो डीएनए से आरएनए की ओर और आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है। यानी कि डीएनए को जब कोशिका के लिए कोई भी सूचना भेजनी होती है तो ये डीएनए पहले उस सूचना के संबंधित डीएनए से किसका निर्माण करता है, आरएनए का निर्माण करता है, और ये आरएनए कोशिका में जाकर प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन होते हैं इन सूचनाओं से संबंधित कार्यों को संपन्न करवाते हैं। आ रही बात समझ? अब डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ठीक है, इस डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन कहते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को अपन कहते हैं बेटा ट्रांसलेशन, हिंदी में कहें तो अनुवादन, इसे कहते हैं अनुलेखन। ठीक है, और डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जो होती है बेटा, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, ये तो टर्म है, हम देखेंगे अभी इसी लेसन के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है यानी डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, और ट्रांसलेशन कैसे होता है यानी आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, ये हम देखेंगे आगे आएंगे टॉपिक। ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा थ्योरी के अकॉर्डिंग क्रिक ने बताया कि डीएनए जो है वो अपनी सूचनाओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है बेटा, डीएनए से आरएनए की ओर, आरएनए से प्रोटीन की ओर। यानी कि डीएनए अपनी सूचनाओं से संबंधित के लिए सूचनाओं से संबंधित किसका निर्माण करता है, आरएनए का निर्माण करता है, और ये आरएनए जो है बेटा ये क्या करता है, ये उन प्रोटीनों का, सूचनाओं से संबंधित प्रोटीनों का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डीएनए वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करके अपनी सूचनाओं को प्रभाव करता है। तो क्रिक ने इस डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन के द्वारा सूचनाओं के प्रभाव को एक नाम दिया, और उसका क्या नाम दिया, उस थ्योरी को सेंट्रल डॉगमा थ्योरी।
आ रही बात समझ में? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो क्या कहते हैं उसको अपन? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो अपन क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन हमने जब बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, हम तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि हम आरएनए से भी डीएनए बना सकते हैं। आरएनए से भी क्या बनाते हैं? हम डीएनए बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है बेटाओ? आनुवांशिक सूचनाओं का प्रभाव। आनुवांशिक सूचनाओं का प्रभाव कैसे? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी बेटाओ आरएनए से उल्टा डीएनए का निर्माण भी होता है। ठीक है, लेकिन सेंट्रल डॉग में थोड़ी हमें क्या बताया कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रभाव कैसे होता है? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनती है बेटा? प्रोटीन। अरे बात समझ में? लेकिन कभी कभी होता क्या है, आरएनए से किसका निर्माण भी होता है? डीएनए का। उल्टा, यानी कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रभाव कैसा हो गया बेटा? उल्टा। डीएनए से आरएनए बनता है हमेशा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आरएनए से डीएनए बन रहा है। ठीक है, तो आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह है वो कैसा हो गया बेटा? उल्टा हो गया। ठीक है, तो जब आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो इसे हम कहते हैं बेटा आनुवांशिक सूचनाओं का विपरीत प्रभाव। ठीक है, आरएनए से क्या बना रहे हैं? डीएनए। क्यों कह रहे हैं इसको विपरीत प्रभाव? उल्टा। विपरीत यानी कि उल्टा। विपरीत प्रभाव इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि आरएनए से क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है। जबकि होता क्या है बेटा? आनुवांशिक सूचनाओं के प्रभाव में डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, तो हमने क्या कह दिया इसको? आनुवांशिक सूचनाओं का विपरीत प्रभाव। ठीक है, और आरएनए से डीएनए जो बनता है बेटा, इसमें आरएनए से डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम काम आता है वो होता है बेटा हमारा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये जो क्रिया है डीएनए से आरएनए बनने की यानी ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की यानी कि ट्रांसलेशन, इनके अंदर भी एंजाइम काम आते हैं। आरी बात समझ में? ठीक है, और इनके अंदर बेटा जो एंजाइम काम आते हैं उनको हम पढ़ेंगे जब अपन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कई सारे एंजाइम काम आएंगे, उनको हम बेटा अच्छे से पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन में कौन से काम आएंगे, ट्रांसक्रिप्शन में कौन से आएंगे, ट्रांसलेशन में कौन से आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ केवल आरएनए से डीएनए जो बन रहा है, इस चीज को यही याद रखें कि यहाँ पर आरएनए से डीएनए बनने के लिए यानी कि आनुवांशिक सूचनाओं के विपरीत प्रभाव के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्लियर? ठीक है, इनके एंजाइम हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और एप्लीकेशन जब बात करेंगे। तो ये तो कौन सा है, क्या होगा बेटा? एंजाइम जो हमारे आनुवांशिक सूचनाओं के विपरीत प्रभाव यानी कि आरएनए से डीएनए बनाने में काम आता है। ठीक है, और आरएनए से जो डीएनए बनता है बेटा, जो आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम कहते हैं cDNA। क्या बोलते हैं बेटा? cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसको हम बेटा रेट्रो पोसून भी कहते हैं, इसको हम सिमरिक डीएनए भी कहते हैं, कई नाम इसको हम देते हैं। ठीक है, बाकी मेनली हम क्या बोलते हैं इसको? cDNA यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कैसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए? ऐसा डीएनए जो आरएनए से बना। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? हमारी सेंट्रल डॉगमा थ्योरी, जैसे हमें किसने बताया था? क्रिक ने बताया था। उन्होंने बताया था कि आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रभाव होता है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है। यानी कि आनुवांशिक जब सूचनाएं प्रवाहित करनी होती है डीएनए को कोशिका के लिए, तो डीएनए पहले आरएनए बनाता है और आरएनए से क्या बनती है बेटा? फिर प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो ये तो हुआ आनुवांशिक सूचनाओं का प्रभाव, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। लेकिन होता क्या है, कभी कभी आरएनए से क्या बनता है बेटा? डीएनए भी बनता है। तो ये क्या हुआ? आनुवांशिक सूचनाओं का विपरीत प्रभाव। क्लियर? तो देखो बेटा, आज हमने देखा इस वीडियो के अंदर डीएनए की संरचना। हालांकि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख ली थी किस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ जुड़ रही थी। लेकिन बार्सन व क्रिक ने जो द्विकुंडलित मॉडल दिया था, द्विरज्जिकीय द्विकुंडलित मॉडल, उसके कुछ फैक्ट हमने देखे थे बेटा। ठीक है, तो हमने बेटा क्या देखा? डीएनए की संरचना देखी। उसके बाद हमने देखा बेटा हमारा चारगाफ का तुल्यांकी नियम, और फिर हमने देखा बेटा हमारा सेंट्रल डॉगमा थ्योरी जो हमें क्रिक ने प्रस्तावित की थी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही बेटा, धन्यवाद।